हम एसिडिटी देख रहे थे फिनॉल की, तो उसके अंदर मैंने आपको कंपैरिजन करके बता दिया था अल्कोहल को फिनॉल से। ठीक है, उसके बाद कंपैरिजन हमारा बचा हुआ है कार्बोक्सिलिक के साथ में फिनॉल का। अगर हम कंपैरिजन करें तो कार्बोक्सिलिक जो होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, वो ज्यादा एसिडिक होते हैं फिनॉल से। क्या रीजन है उसका? देखिए, किसको कंपेयर कर रहे हैं हम कंपेयर कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप और फिनॉल को। ठीक है, हमें पता है कि कौन ज्यादा एसिडिक होता है इसके अंदर, ये ज्यादा एसिडिक होता है। तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखो जरा, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं इसके अंदर जब H निकलता है तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा। और जो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, ये जो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, इसकी स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा होती है फिनॉक्साइड से। जो फिनॉक्साइड बनता है उससे ज्यादा स्टेबल होता है ये। कारण क्या है उसका? देखो, इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आया है वो इस तरीके से उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। देखो कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, तो क्या बनेगा? RCO डबल बॉन्ड O। जो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनी है उसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज आया है वो किस किस के ऊपर आया है? केवल और केवल ऑक्सीजन के ऊपर आया है। दोनों ही ऑक्सीजन के ऊपर आए हैं। जो दोनों बार जो नेगेटिव चार्ज आया है वो किस किस पर आया है? ऑक्सीजन के ऊपर। तो हम क्या लिख सकते हैं? नेगेटिव चार्ज जो है वो केवल किस पे आया है? केवल ऑक्सीजन परमाणु पर आया है। केवल ऑक्सीजन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है। ठीक है, जबकि फिनॉक्साइड के अंदर हमें पता है जब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, जब ये H को निकाल देता है, H को निकाल देता है, तो जो इसका फिनॉक्साइड बनता है उसका नेगेटिव चार्ज वो पूरी की पूरी रिंग के ऊपर डीलोकेलाइज होता है। ठीक है, इसका जब डीलोकेलाइजेशन होगा तो किस तरीके से होगा मैंने आपको बता दी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप लोग देख सकते हो। इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी वो कैसी बनेंगी कि इसका नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आएगा? रिंग के ऊपर आएगा, मतलब रिंग के कार्बन के ऊपर आएगा। तो इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आता है, किसके ऊपर आता है? कार्बन एटम ऑफ रिंग, मतलब वलय के जो कार्बन एटम्स हैं उसके ऊपर आता है। यहाँ 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 आप लोग देख सकते हो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर। तो इस वजह से क्या होता है, हम इसको कंपेयर करते हैं, क्या बताते हैं हम कि जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। क्या कहा मैंने? ऋण आवेश उसके ऊपर ज्यादा स्थायी होता है जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता को और यहाँ पे कार्बन की विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा होती है? ऑक्सीजन की। और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आया वो केवल किसके ऊपर आया? ऑक्सीजन के ऊपर। जबकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक बार तो ऑक्सीजन के ऊपर आया, लेकिन बाकी पूरी किसके ऊपर रहा? कार्बन के ऊपर। तो ज्यादा स्थायी किसका, मतलब किसका स्थायित्व ज्यादा हो गया? स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हो गई? इसकी। ठीक है, कार्बोक्सिलेट आयन की। इसीलिए हम कहते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। आगे बात समझ में? तो ये हो गया आपका कंप्लीट एसिडिटी के जो कंपैरिजन थे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं फिनॉल की ही, कि फिनॉल के अंदर अगर कैसे ग्रुप जुड़े हुए हो जिनकी वजह से एसिडिटी बढ़ जाती है या कम हो जाती है। ठीक है, देखिए, अगर फिनॉल के ऊपर कोई ऐसा समूह जुड़ा हुआ है जो क्या करे? इलेक्ट्रॉन को देने वाला हो। ठीक है, हमें पता है दो तरीके के ग्रुप हो सकते हैं, मैं दोनों को लिख देती हूँ। दो तरीके के ग्रुप हो सकते हैं, एक तो ऐसे जो इलेक्ट्रॉन देने वाले हो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और एक कैसे हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये कैसे हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप? जैसे कि मानो कि क्या जुड़ा हुआ हो? CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ हो, या फिर क्या जुड़ा हुआ हो? कोई OCH3 ग्रुप जुड़ा हुआ हो। तो ये ग्रुप कैसे होते हैं? जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ हो जैसे कि NO2 हो गया, यहाँ पे NH2 भी हो सकता है, या फिर क्या हो गया यहाँ पे COOH ग्रुप हो गया। इस तरीके के जब ग्रुप जुड़े होते हैं जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बाहर निकाल लें,
तो क्या होता है, ये स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ अगर हमें नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कम करना पड़ेगा, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो जब H निकलेता है तो इस पे कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज। अगर उस नेगेटिव चार्ज को हम कैसे भी कम कर दें तो क्या होगा, इसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी और स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ये वाला। तो इस केस के अंदर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज की जो स्टेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, नेगेटिव चार्ज स्टेबिलिटी, जो ऋण आवेश का स्थायित्व होता है वो बढ़ जाता है, और एसिडिटी अम्लीयता जो होती है वो भी बढ़ जाती है। जबकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और एसिडिटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैसे समूह लगे हुए इलेक्ट्रॉन देने वाले, तो नेगेटिव चार्ज पे तो पहले नेगेटिव चार्ज है, उसको और बढ़ा देंगे तो उसकी स्थायित्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरीके के आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन लेने वाले समूह जुड़े हुए हो तो क्या होता है, अम्लीयता बढ़ती है, और अगर देने वाले समूह जुड़े हो तो अम्लीयता घटती है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं हम कुछ। आपके सामने मानो हेलोजन जुड़ी हुई हो फिनॉल के ऊपर, तो हेलोजन के अंदर भी हमें देखना पड़ेगा कि कैसी हेलोजन जुड़ी हुई है ना। तो मानो आपके सामने ये दो एग्जाम्पल है, एक तो फ्लोरीन जुड़ी हुई है ऑर्थो पे, और एक बार क्लोरीन जुड़ी हुई है, ठीक है। अगर हमें इन दोनों को कंपेयर करना है तो इन दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं कि ऑर्थो फ्लोरो ये फिनॉल में से और ऑर्थो क्लोरोफिनॉल में से कौन ज्यादा अम्लीय है, तो हम क्या कहेंगे, ऑर्थो क्लोरोफिनॉल ज्यादा अम्लीय है। क्यों, इसका कारण क्या है, जरा देखिए। यहाँ पे क्या होता है कि इसमें जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन की विद्युत ऋणता क्लोरीन से ज्यादा होती है, इस वजह से इसमें क्या प्रेजेंट होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें प्रेजेंट होगी, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें प्रेजेंट होगी तो क्या होगा, इसमें ये H को तो निकलने ही नहीं देगा बाहर। जब H को नहीं निकलने देगा तो इसकी अम्लीयता कम हो जाएगी, एसिडिटी कम हो जाएगी। तो इसीलिए इससे ज्यादा अम्लीय होता है ये, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बंध अनुपस्थित होता है, ठीक है ना। और एग्जाम्पल देखते हैं, मानो नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो जो नाइट्रो ग्रुप होता है, अगर हम बात करें ऑर्थो नाइट्रो की मेटा और पैरा से, अगर हम इनकी तुलना करें तो सबसे ज्यादा अम्लीय होता है ये, फिर होता है ये, और सबसे कम होता है ये, ठीक है ना। क्या कारण है उसका, इसका ज्यादा अम्लीय होने का, जबकि ये तो दूर है। इसका कारण ये है क्योंकि यहाँ पे इसमें क्या प्रेजेंट होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होने की वजह से इसमें क्या होता है, ये H को निकलने ही नहीं देता, तो जब H को निकलने ही नहीं देगा तो फिर इसकी अम्लीयता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर हम पैरा की और ऑर्थो की बात करते हैं तो, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा हम कहते हैं कि जो पिक्रिक एसिड होता है, जिसके तीनों पोजीशन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ हो, इसकी जो अम्लीयता होती है किसके बराबर होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड के। ये इतना अम्लीय होता है जितना कि कौन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये उतना ही अम्लीय होता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। कारण सोच सकते हो क्यों, क्योंकि हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे आएगा, ऑर्थो पे और पैरा पे, और दोनों पे एक ऐसे ग्रुप लगे हुए हैं जो इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले हैं। तो इसकी तुलना हम किससे कर पाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से, कि उतना ही अम्लीय होता है जितना कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है इसमें क्रिसॉल का। ऑर्थो क्रिसॉल को अगर हम कंपेयर करें मेटा से, अगर हम तुलना करते हैं ऑर्थो और पैरा क्रिसॉल की, किससे, मेटा से, तो हमें पता है, मैंने अभी अभी आपको जो एग्जाम्पल लिखाए थे उसके अंदर मैंने बताया था ये कैसा समूह होता है, जो इलेक्ट्रॉन को देने वाला होता है।
जब इस तरीके के ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, क्रिसॉल के लिए OCH3 की भी जरूरत नहीं है, CH3 ही होगा, ठीक है, CH3 की भी जरूरत नहीं है, मतलब O की जरूरत नहीं है, CH3 आएगा क्रिसॉल के अंदर। बात एक ही है, दोनों के अंदर ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ना। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, आपके सामने ये एग्जांपल आ जाए तो क्या होगा इसके अंदर, देखिए इसका कौन सा इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला, और हमें पता है देने वाले समूह क्या करते हैं, स्थायित्व को कम कर देते हैं। तो ये दोनों ही क्या करेंगे, इसके स्थायित्व को बहुत ज्यादा कम करेंगे, क्योंकि इनका क्या होगा, +H क्या लगेगा, इनका अति संयुग्मन हाइपर कॉन्जुगेशन, जबकि इसका हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगेगा, क्योंकि ये यहाँ पे प्रेजेंट है मेटा के ऊपर। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, अति संयुग्मन केवल ऑर्थो और पैरा पे लगता है, मेटा पे नहीं लगता, इसलिए इन दोनों के अंदर तो +H लगेगा, जबकि इसके अंदर केवल क्या लगेगा, +I लगेगा। तो +I ही इसको क्या करेगा, अस्थायी करेगा। तो ज्यादा अस्थायी कौन करेंगे, ये दोनों, तो कम अस्थायी कौन करेगा, ये जो कम अस्थायी करेगा, कम अनस्टेबल करेगा, वही क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा। तो इन दोनों से ही क्या होता है, ज्यादा एसिडिक कौन होता है, मेटा, ये दोनों तो बराबर ही है, ठीक है ना। आप ध्यान रखना, इनका क्या लगता है, +H और +I, जबकि यहाँ पे केवल क्या लगता है, +I, इस वजह से केवल इसका ज्यादा एसिडिटी होगी, ठीक है ना। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए 4। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसकी केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस देखते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं देखते हैं। इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं 3 तरीके की हो सकती है, कौन कौन सी, जिसके अंदर क्या हो, एक तो ये OH बॉन्ड टूटे, ठीक है, OH बॉन्ड टूटे। दूसरी क्या हो सकती है, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटे। और तीसरी, इसके अंदर जब ये बॉन्ड टूटेगी वैसी कोई रिएक्शंस, और इसके अंदर इस बेंजीन रिंग की रिएक्शंस, ठीक है ना। इसके अंदर ये बॉन्ड नहीं टूटता है, ये बॉन्ड तो वैसा ही रहता है OH तो, लेकिन जो बेंजीन रिंग होती है उसकी रिएक्शंस, ठीक है ना। तो फर्स्ट रिएक्शन जो इसके अंदर है, वैसे हम एसिडिटी जो है वो इसी कैटेगरी के अंदर डालते हैं, जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटता है। तो जब मैंने आप लोगों को एसिडिटी स्टार्ट करवाई थी, तो मैंने 4 रिएक्शंस लिखी थी, तो वो रिएक्शंस आपको यहाँ पे भी लिखनी है, ठीक है। उसके बाद हम और रिएक्शंस देखते हैं। हम ईथर का संश्लेषण कर सकते हैं, सिंथेसिस कर सकते हैं ईथर का। कैसे, हमने यहाँ पे लिया AROH अपना फिनॉल, फिर हमने बेस ले लिया NaOH। जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या होता है, यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और ये सॉल्ट बन जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये क्या करता है, इस पर अटैक करता है एल्काइल हैलाइड के ऊपर, ये नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक करेगा और ये बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हुई, SN2 रिएक्शन होती है। इसको हम और क्या बोलते हैं, ये विलियमसन संश्लेषण है। क्या नाम है इसका, विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। ये बन गया ईथर। ईथर का जो फॉर्मेशन होता है इसको हम बोलते हैं विलियमसन संश्लेषण। इसी तरीके से इस पे भी हम रिएक्शन करा सकते हैं, OCH3 के ऊपर अगर हम इसके ऊपर CH3 जो है वो यहाँ पे जुड़ जाए तो इस तरीके से अपना ये बन जाता है ईथर, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है एस्टर का संश्लेषण। एस्टर के संश्लेषण के लिए पहले बेस से रिएक्शन कराएंगे तो वही बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। उसके बाद में जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या होता है, इसके ऊपर ये यहाँ पे अटैक करता है इस कार्बोनिल के ऊपर और ये Cl बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। कैसे होती है रिएक्शन आप चाहो तो देख भी सकते हो, CH3 COCl, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा, ये जब वापस से आएगा तो ये ग्रुप बाहर निकल जाता है लिविंग ग्रुप की तरह, ठीक है। तो अपना ये बन जाता है फेनिल एसीटेट। ये हो गई आपकी जिसके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है। 3 रिएक्शंस को आपको याद रखना है। इसमें एसिडिक रिएक्शन जो थी देखी थी वो, सेकंड इसमें ईथर का फॉर्मेशन विलियमसन सिंथेसिस, सेकंड जिसमें एस्टर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट अपनी रिएक्शन से ये अपनी कंप्लीट हो गई। ये सेकंड रिएक्शन देखते हैं जिसके अंदर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है। क्या होता है इसके अंदर, फर्स्ट रिएक्शन है रिडक्शन। अपचयन के में क्या होता है, जिंक चून के साथ में अगर हम करवाते हैं अभिक्रिया तो ये H के मतलब ये ऑक्सीजन को बाहर निकाल लेगा, H इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा अपना बेंजीन, ओके। नेक्स्ट अपनी है अमोनिया के साथ कैसी रिएक्शन होती है,
अमोनिया के साथ जब रिएक्शन कराते हैं इसमें हम किसकी प्रेजेंस लेते हैं, जिंक क्लोराइड, निर्जल होता है ये। जब इसके साथ हीट कराएं या फिर हम क्या करें, गर्म करें 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो क्या होता है अमोनिया के साथ में इसका क्या हो जाता है, एनिलीन बन जाता है। ठीक है, ये एनिलीन बन गया। ठीक है, वाटर बाहर निकल जाएगा। जब इतना गर्म करेंगे तो क्या होगा, पानी जो भी बचा हुआ होगा वो सारा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो और PCl5 के साथ में क्या होता है, ये रिएक्शन याद रखिएगा, जब PCl5 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ऐसा नहीं है कि OH हटे और Cl आ जाए। ठीक है, इसके बाद में भी रिएक्शन होती है, इतना होने पे ही रिएक्शन रुक नहीं जाती है, ये अपने आप आगे बढ़ती है और क्या बनता है, ट्राई एराइल फॉस्फेट। ठीक है ना, तो अगर हम इसमें चाहते हैं कि हम यहाँ पे Cl लाए तो हमें कोई और मेथड करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम ये कराते हैं तो इसमें अपने आप ही अगर अल्कोहल की अधिकता हो, अगर हम यहाँ रोकना चाहते हैं तो हमें इसे कम लेना पड़ेगा, इसको लिमिटेड, और हम चाहते हैं कि ये यहाँ पे मतलब एक्सेस में अगर हम ले फिनॉल को तो कहाँ तक जाता है कि ट्राई एराइल फॉस्फेट बनता है। ठीक है, ये हो गई रिएक्शन। उसके बाद हम प्रयोगशाला के अंदर परीक्षण करते हैं। आप लोग लैब में आप लोगों ने टेस्ट किया होगा पहले भी, और कभी भी अगर मौका मिलेगा तो आप जरूर करिएगा। क्या करना है, फिनॉल को लेंगे आप और उसके अंदर उदासीन क्या डालेंगे, FeCl3 फ्रेश बना हुआ, क्या न्यूट्रल FeCl3 जैसे आप डालते हैं उदासीन FeCl3 जो क्या है कम, बहुत कम क्षारीय है, दुर्बल क्षारीय है, क्या करता है इसके साथ अभिक्रिया करके ये क्या देता है, कलर शो करता है, पर्पल, रेड, ब्लू, ग्रीन, कोई भी कलर शो कर सकता है, वो उसका कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है जिससे हमें पता चलता है कि ये फिनॉल है। ठीक है ना, तो ये 4 रिएक्शंस हो गई, 1 2 3 4। इनमें क्या पता चलता है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ है। इसके बाद हम रिएक्शंस देखते हैं, थर्ड जो है अपनी बेंजीन रिंग की रिएक्शंस। ठीक है, ये जो अपनी रिएक्शंस है, थर्ड पार्ट जो अपना है जिसमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होती है, तो इसके अंदर सबसे पहली रिएक्शन जो आती है वो है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही का प्रतिस्थापन होगा, कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन स्नेही आके जुड़ेगा बेंजीन रिंग के ऊपर। देखो हमें पता है कि जब हम फिनॉल की अनुनादी संरचनाएं बनाते हैं, क्या कहा मैंने, जब फिनॉल के अनुनादी संरचनाएं बनाते हैं, आप लोग देखिएगा पन्ने पलट के अपने आपने बनाई होंगी, तो उसमें क्या होता है, कहाँ कहाँ नेगेटिव चार्ज आता है, ऑर्थो के ऊपर और पैरा के ऊपर। ठीक है, ऑर्थो के ऊपर और पैरा के ऊपर, दोनों ऑर्थो पे और पैरा के ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। जब नेगेटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो कोई भी आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर आएगा, ऑर्थो पे और पैरा पे, और ऑर्थो और पैरा पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उस हाइड्रोजन को तो बाहर निकाल देगा और उसकी जगह पे कौन आ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा, तो H+ बाहर निकलेगा और कौन आएगा, E+। आगे बात समझ में, इस तरीके से बेंजीन रिंग जो होती है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही आता है बेंजीन रिंग पे और जो इलेक्ट्रॉन स्नेही यहाँ पे प्रेजेंट है H+ वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, उसको प्रतिस्थापित कर देता है। और ये क्यों देती है ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, क्योंकि बेंजीन जो फिनॉल है उसके वजह से इसमें क्या होता है, OH ग्रुप की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ पे पड़ती है, ऑर्थो और पैरा पे, तो OH समूह क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, बेंजीन रिंग को सक्रिय कहाँ कहाँ पे करता है इलेक्ट्रॉन स्नेही के लिए, ऑर्थो और पैरा पे। ठीक है, तो पहली रिएक्शन हम देखते हैं, इसकी इंपॉर्टेंट है, सारी रिएक्शन ही बड़े ध्यान से देखिएगा और समझिएगा और याद करिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट है आपकी हेलोजिनेशन। दो कंडीशन में रिएक्शन होती है, एक तो हम ले लें केवल एक्वस ब्रोमीन, ठीक है, और दूसरी क्या हम ले लें, इसमें इस तरीके से कोई गैस ले लें हम। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप से रिएक्शन होती है। जब हम इसमें लेते हैं इस तरीके से ब्रोमीन, तो क्या है, तीनों जगह पे ब्रोमीन आ जाता है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बन जाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इस तरीके से CH2 की प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, केवल ऑर्थो या पैरा प्रोडक्ट, मतलब दोनों प्रोडक्ट बनेंगे साथ में, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट हमें मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, नाइट्रेशन। देखिए नाइट्रेशन देखते हैं, इसमें सेकंड रिएक्शन है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होता है, दो तरीके से हम ले सकते हैं, एक तो तनु के साथ कराएं और एक हम कंसंट्रेटेड के साथ कराएं। ठीक है, तो अगर हम डायरेक्ट HNO3 लेते हैं तो क्या होता है, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलता है, और अगर हम कंसंट्रेटेड ले या फिर HNO3 के साथ में हम H2SO4 भी ले लेना, तब भी इसमें क्या बनता है, तीनों पे बन जाती है और पिक्रिक एसिड बनता है। आपको जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है, जब HNO3 लेते हैं डाइल्यूट, तो क्या बनेगा, इसमें इस तरीके से इसकी रिएक्शन होगी, NO2+ ही करेगा रिएक्ट, लेकिन इसके अंदर ये रिएक्शन आपको याद रखनी है HNO3 के साथ में। ठीक
ठीक है। जब हम ये दोनों लेते हैं तो इसके अंदर भी या जो इलेक्ट्रोफाइल है वो तो हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल तो NO2 प्लस ही होगा, ठीक है ना। लेकिन दोनों की रिएक्शन जो है किस तरीके से NO2 प्लस बनता है वो अपन को पता होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों रिएक्शंस हो गए डिफरेंट। उसके बाद में है नाइट्रोसेशन। इसमें नाइट्रोसेशन, नाइट्रोसोकरण में क्या होता है, ये जो है HNO2, यहाँ पे हमने HNO2 लिया है, जब इसकी H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो NO प्लस बनता है, नाइट्रोसो, ठीक है। ये नाइट्रोसो जाके इस पर रिएक्ट करता है तो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, ठीक है। ऑर्थो ये जो है ऑर्थो या पैरा नाइट्रोसोफिनॉल, ओके। ये जो रिएक्शन है ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। लीबरमान टेस्ट किया जाता है इसका फिनॉल का। क्या होता है इसमें, जब हम इसकी HNO2 के साथ में रिएक्शन कराते हैं, HNO2 कैसे बनता है, NaNO2 की रिएक्शन जब H2SO4 से कराते हैं तो HNO2 बनता है, ठीक है। जब इसकी HNO2 की रिएक्शन होती है तो नाइट्रोसोफिनॉल बन रहा है, हमें पता है, अभी अभी हमने रिएक्शन देखी है। नाइट्रोसोफिनॉल के अंदर इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, NO प्लस। जब इसकी रिएक्शन होती है तो नाइट्रोसो बन गया, ओके। ये जो नाइट्रोसो है इसकी ये क्या बनती है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से भी ज्यादा अच्छा कहो, इसकी टॉटोमेरिक फॉर्म बनती है। नाइट्रोसो और SI फॉर्म कैसे बनती है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये यहाँ से यहाँ आते हैं। उसके बाद में जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, तो ये H उठ के कहाँ चला गया, यहाँ पे। तो ये इसकी टॉटोमेरिक फॉर्म है, ये बन गई SI। ये क्या होता है, जब इसके साथ में फिनॉल का एक और मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है तो ये जो है वाटर का मॉलिक्यूल जो है यहाँ से बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। यहाँ से निकलेगा ये H2, ये बाहर निकल गया, ठीक है। जब ये बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे कौन जाके लग जाएगा, ये बेंजीन रिंग जाके लग जाएगी, ठीक है। जब ये बेंजीन रिंग जाके लग जाएगी, इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, ये यहाँ से ना लेके ये H यहाँ से निकल जाए, H2 ये, ठीक है। जब ये बाहर निकल जाएगा तो H2 बाहर निकल गया तो ये अपना बन गया। ये जो कलर आता है रेड कलर आता है, तो आपको क्या करना है, जैसे ही आप टेस्ट ट्यूब के अंदर फिनॉल लिया, NaNO2 लिया, H2SO4 लिया, तो अपने आप से क्या रहता है उसके अंदर ये रेड कलर आ जाता है, ठीक है। अब ये रेड कलर किस वजह से आता है, क्योंकि इसके अंदर हमने थोड़ा सा फिनॉल और ऐड किया था, तो ये अपना कंपाउंड बनाया था, ठीक है, इंडोफिनॉल। इंडोफिनॉल के साथ में जब हम इसमें क्या करें, थोड़ा सा पानी ऐड कर दें। जैसे हम इसमें पानी डालते हैं, थोड़ा सा एसिड के साथ में पानी डाला, थोड़ा सा एसिड डाला, तो क्या होता है इसमें ग्रीन कलर में ही कन्वर्ट हो जाता है। इसकी ये डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती है, ये यहाँ से यहाँ, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, ये जो है अपना ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ। इस तरीके से ये जो रिएक्शन बनती है, अपनी ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनी है, जैसे ही हमने इसे पानी दिया तो इसमें क्या हुआ, ये H प्लस जाके लग गया, जो ये नेगेटिव चार्ज आएगा उसके ऊपर, तो ये क्या बन गया, अपना ग्रीन कलर आ जाता है। फिर जैसे ही इसकी ग्रीन कलर के साथ में अपने आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनती है, और इसके साथ जैसे ही हम बेस डालते हैं तो ये कलर इसमें कन्वर्ट हो जाता है ब्लू के अंदर। तो इस तरीके से ये तीन कलर आते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक है। पहले आता है रेड, फिर जैसे जैसे पानी डालते हैं वो कन्वर्ट हो जाता है ग्रीन में, फिर जैसे जैसे बेस डालते हैं वो कन्वर्ट हो जाता है ब्लू के अंदर, ठीक है। तो ये होता है लीबरमान टेस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे रिएक्शंस जो हम पढ़ रहे हैं फिनॉल की। ये हो गया आपका नाइट्रोसेशन। नाइट्रोसेशन से हम क्या, हमारा क्या टेस्ट होता है, लीबरमान टेस्ट, ठीक है ना। आगे देखते हैं। देखिए सल्फोनेशन के अंदर क्या होता है, सल्फोनीकरण में, सल्फोनेशन के अंदर डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितना है, ठीक है ना। अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो पैरा प्रोडक्ट बनता है, पैरा सल्फोनिक एसिड बनता है, ठीक है ना। इसको और अच्छा, इसका नाम जो है आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, नाम कैसे देंगे, पैरा हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड, ठीक है ना, क्योंकि ये जो ग्रुप है ये इसको प्रायोरिटी देंगे। अगर इसका टेम्परेचर जो है वो कम होगा तो क्या हो जाएगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड, ठीक है ना। ये हो गया। उसके बाद में है आपका फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन। एल्काइलेशन में एल्काइल ग्रुप आके लगता है, एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप लगता है। एल्काइल ग्रुप क्या होता है R, एसाइल ग्रुप क्या होता है COR, ठीक है। जब इस तरीके से एल्काइलेशन होता है तो R आके लग जाता है ना। R ये जो है बेंजीन, ये AlCl4 निकल जाएगा और जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो यहाँ आके जुड़ जाएगा। इसी तरह से एसाइलेशन होता है, एसाइल ग्रुप आके ऑर्थो पे या पैरा पे लग जाता है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, AlCl3 जो है वो लुईस एसिड है, ये कहाँ जाके लगता है, ऑक्सीजन के ऊपर जाके लग जाता है। फिर इसमें से HCl बाहर निकल जाता है, ये जो बना है ये क्या करता है, इसको इसमें से मतलब आराम से ये इस पे अटैक कर सकता है,
ये सॉल्ट बन गया इस वजह से, और आराम से इलेक्ट्रोफिल यहाँ पे अटैक कर लेता है और Cl जो है वो इसके साथ में निकल जाता है AlCl3। ठीक है, तो ये ऑर्थो पे या पैरा पे दोनों जगह पे अटैक कर सकता है, और ये ना क्या हो गया, फ्रिडल क्राफ्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर सारी नेम रिएक्शंस जो है वो इंपॉर्टेंट है, फिनॉल की कोई सी भी आ सकती है आपके एग्जाम में। ठीक है ना, तो इनको बड़ा अच्छे से ध्यान रखिएगा। अल्कोहल की तो क्या है, फिर भी कॉमन रिएक्शंस चलती हैं, लेकिन जो फिनॉल के रिएक्शन है, नेम रिएक्शन सीधे उठ के आते हैं। इसमें कम से कम भी नहीं तो 7 से 8 रिएक्शन है जो नेम रिएक्शन है, तो वो आपको अच्छे से एक पेपर पे लिख लेनी है और उनका रिविजन करते रहना है। ठीक है, तो अपनी फर्स्ट रिएक्शन आ गई है कौन सी, फ्रिडल क्राफ्ट। अभी हमने लीबरमैन टेस्ट देखा था। ठीक है ना, तो ये अपन ने इतना कर लिया, नेक्स्ट अपन कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास।